हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने प्रश्न नंबर 24 तक लघुत्तरी प्रश्नों में सामाजिक अध्ययन में पढ़ा था। चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 25 से आगे क्या प्रश्न जो भी ये पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ड्रिल फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का पूरा PYQ मॉडल पेपर और संपूर्ण हल सहित प्रश्न पत्र को हमने पढ़ा दिया है। और पूरा बहुविकल्पी, अति लघु और लघु यानी कि 100% तैयारी आप वहाँ से अपना कर सकते हैं। तो जाइए वहाँ से आप अपना लिस्ट में वीडियो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है, हिमालय पर्वत के क्या लाभ हैं। आप जैसा कि आपको पता है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के क्या लाभ हैं। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में स्थित है, यानी कि एक पहरेदार के रूप में स्थिर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत विशाल है। तो देखिए ये अगर मान लीजिए ये मैप है, ये ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए मैप है, ये भारत का मैप है, ठीक है। मान लीजिए ये इमेजिनरी मैप है, ठीक है। तो भारत में देखिए कहाँ पे हिमालय है। तो आपका देखिए ये हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में, देखिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, यानी कि यही उत्तर है। तो उत्तर में पश्चिम से पूर्व, तो देखिए ये पश्चिम है ना, देखिए तो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या है, ऐसे ही यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में क्या है, स्थित है, यानी कि ये पहरेदार है हमारे लिए, भारत के लिए क्या है, ये प्रहरी के रूप में हिमालय, ऐसे आपका हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा उसका क्या लाभ है हिमालय पर्वत का। तो यह पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। चूँकि आपको पता है पर्वत के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बहुत विशाल विशाल पत्थर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये क्या करती है, तो उत्तर के दिशा के तरफ से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकता है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारी जलवायु या तो ठंडी होती या तो खूब शुष्क होती, गर्म होती। तो हिमालय पर्वत क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियाँ, आपको पता है जब ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत दुर्लभ दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो विभिन्न रोगों के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार आपका हिमालय पर्वत के आपके देखिए ये 3 लाभ हो गए। पहली तो ठंडी हवा को, पहली तो प्रहरी के रूप में है, दूसरा ठंडी हवा को रोकती है जिससे जलवायु ठंडा और शुष्क रहता है, ठीक है। अनेक जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे रोगों के लिए, विभिन्न रोगों के लिए उपचार की जाती हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिए, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नगर निगम के कार्यों का वर्णन करिए, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो नगर निगम की संरचना तथा कार्य बताइए। तो देखिए ये प्रश्न 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। तो नगर निगम का गठन क्यों होता है, कैसे होता है। तो जिन नगरों को महानगरों का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, वहाँ नगर निगम का गठन होता है। तो जिस नगर को महानगर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहता है, नगर निगम का गठन होता है। संपूर्ण महानगर को जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है, यानी कि जो भी महानगर है उनमें कई वार्ड होते हैं, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से क्या करते हैं। मान लीजिए ये वार्ड नंबर फर्स्ट, ये वार्ड नंबर सेकंड, ये वार्ड नंबर थर्ड, तो महानगरों क्या करते हैं, विभिन्न वार्डों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य, एक पार्षद का चयन किया जाता है। तो मान लीजिए महानगर से जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ये आप वार्ड बना दे रहे हैं, और एक वार्ड में आपका एक पार्षद चुना जाता है, ठीक है, क्या चुना जाता है, आपका पार्षद चुना जाता है। अनुसूचित जनजातियों को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, और इन वार्डों में जो अनुसूचित जाति के होते हैं उन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो भी समाज में अपने एक लेवल में आ जाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे। तो इसके अलावा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, आपको पता है लोकसभा, ठीक है, और राज्य का जो विधानसभा होता है जहाँ से पूरे राज्य का नियम कानून बनता है, और लोकसभा से पूरे देश के लिए नियम कानून बनता है, कि वे सदस्य जो नगर निगम की सीमा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए नगर निगम, देखिए पहले महानगर हो गया, ठीक, उसके बाद कुछ वार्ड हो गए, और विभिन्न महानगरों को मिला के क्या होता है,
महानगरों को क्या दर्जा दे दिया जाता है, नगर निगम का गठन होता है। और ये महानगर में जो आपके ये ओ जनसंख्या अनुपात के हिसाब से वार्ड बने होते हैं और उन वार्डों में एक एक पार्षद चुने जाते हैं, ठीक है। और उन महानगरों में जो भी अनुसूचित जाति के होते हैं उन्हें जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। और लोकसभा और राज्यसभा के मान लीजिए उस क्षेत्र में कुछ लोग आंशिक या पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में आते हैं तो वे क्या होते हैं, वहाँ के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य अपने, ठीक है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले अपने प्रतिनिधियों को सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य विधानसभा के आपके सदस्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो जो भी वार्ड में होते हैं या महानगर में होते हैं, ठीक है, पदेन सदस्य को अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, सदस्यता दे सकते हैं, ठीक है। तो नगर निगम के कार्य क्या हैं, तो देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्य 2 प्रकार के होते हैं। तो नगर निगम के आपके जो कार्य देखिए क्या जगह अनिवार्य कार्य कुछ होते हैं और कुछ उनके इच्छा के हिसाब से होते हैं, ऐच्छिक कार्य। तो कुछ तो कार्य एकदम नेसेसरी हो गया, ठीक है, और कुछ कार्य आपके ऐच्छिक कार्य हो गए। तो चलिए देखते हैं कौन ऐच्छिक कार्य हैं और कौन अनैच्छिक कार्य हैं। देखिए नगर निगम के आपके अनिवार्य क्या है, यानी कि ये इतना नेसेसरी है, करना ही करना है। तो नगर निगम का प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5th या 5th to 8 तक की, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर, ठीक है, की शिक्षा की व्यवस्था करना। नगर निगम प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था करना है। यानी कि नगर निगम का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अनिवार्य कार्य है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य नगर की स्वच्छता हेतु कानून बनाना व उनका पालन करना, ठीक है। यानी कि पहला आपका शिक्षा हो गया और दूसरा नगर निगम का कार्य क्या हो गया कि अपने नगर में साफ सफाई और स्वच्छता के लिए रूल बनाना ताकि कोई गंदगी न फैलाए। सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों की सफाई, तो कोई भी सार्वजनिक स्थान जैसे मान लीजिए वहाँ के जो भी पंचायत वगैरह होते हैं स्थान, और कोई भी जैसे मान लीजिए सार्वजनिक स्थल जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, शौचालय हो गया, तो कोई भी हो गया, तो उनके सड़कों की सफाई की व्यवस्था करना नगर निगम का क्या है, अनिवार्य एवं प्रमुख कार्य है। यानी कि पहला आपका हो गया शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय बनाना, दूसरा आपका स्वच्छता का कानून बनाना, ठीक है, और सार्वजनिक सफाओं की जगहों की सफाई करना इनका प्रमुख कार्य है। तो सफाई की व्यवस्था हेतु नगर में कूड़ा घरों, ठीक है, कूड़ा घरों, ठीक है, डंपिंग ग्राउंड, वही सार्वजनिक शौचालयों, ठीक है, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों आदि की व्यवस्था करना। तो ये आपके नगर निगम के कार्य हो जाएंगे। तीसरा आपके नगर निगम के अनिवार्य कार्य क्या हो जाएंगे, तो नगर निगम का तीसरा तथा सबसे प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का प्रबंध करना। यानी कि पहला शिक्षा हो गया, दूसरा साफ सफाई के लिए कानून बनाना, और टॉयलेट हो गया आपका, शौचालय हो गया और मूत्रालय हो गया, और आपके कूड़ा घरों का निर्माण कराना दूसरा कार्य हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया कि जो भी वहाँ के लोग हैं, जनता है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सक, डॉक्टर और हॉस्पिटल का प्रबंध करना। नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना भी नगर निगम का कार्य है। तो देखेंगे आप लोग नगर निगम का बहुत सारा जो वाटर टैंक चलता रहता है दिन भर, तो लोग उन्हें वहाँ से, वो सब नगर निगम का कार्य रहता है, ठीक है। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु, ठीक है, कोई भी कॉन्टेजियस रोग है, यानी कि जो संपर्क से फैलता है, एक दूसरे से छूने से या हवा के माध्यम से, मुंह से फैलता है, जैसे हैजा हो गया, प्लेग हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया आदि के टीकाकरण का प्रबंध नगर निगम करती है, ठीक है, अपने चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से। चौथा क्या हो जाएगा, पागल कुत्तों तथा आवारा पशुओं को पकड़कर इन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य नगर निगम करती है, ठीक है। तो पागल कुत्ता हो गया या आवारा पशु को इधर उधर घूमने नहीं देना है, ये सब नगर निगम का कार्य है। अगर आपके क्षेत्र में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप नगर निगम में शिकायत करिए। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जर्जर भवनों को गिराना और सड़कों की मरम्मत का कार्य भी नगर निगम द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको पता है बहुत जगह जर्जर भवन से गिरने से लोगों की मौत हो जाती है, तो ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसे वो क्या करें, मरम्मत करें और उन्हें गिराया जाए।
जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी नगर निगम में किया जाता है। तो जो नगर निगम के निवासी हैं वो उनके जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी क्या होता है, नगर निगम में कार्य होता है। और उनके ऐच्छिक कार्य क्या है जो उनके इच्छा से होता है, तो पुस्तकालयों, वाचनालयों, पार्कों, अजायब घरों एवं धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करना नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में आता है। ठीक है, मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना, ठीक है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, ठीक है, ये ऐच्छिक कार्यों में आता है। देखिए इस प्रकार आपके नगर निगम के क्या हो गए, एक ऐच्छिक कार्य हो गए, तो पुस्तकालय, वाचनालय, पार्क, मेला और सड़क हो गया ऐच्छिक कार्य में। अनैच्छिक कार्य में आपका पांचवा था जन्म मृत्यु, चौथा था पागल कुत्ता, आवारा पशुओं को, ठीक है, इनको पकड़ के जंगलों में डालना। और नगर निगम का तीसरा कार्य क्या था, जन स्वास्थ्य के लिए सुविधा करना, हॉस्पिटल बनाना, डॉक्टर की और टीकाकरण का प्रबंध कराना। दूसरा क्या था, नगर निगम क्या करता है, स्वच्छता के लिए कानून बनाता है और साफ सफाई और सार्वजनिक कूड़ाघरों और शौचालय मूत्रालयों की व्यवस्था करता है। और पहला सबसे अनिवार्य कार्य था शिक्षा था। ठीक है, शिक्षा में भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, तो वेद कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो वेदों की संख्या 4 है, आपको पता है वेदों की संख्या 4 है। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़िए, यह प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्ति हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है, यानी कि कविता के रूप में है। यानी कि ऋग्वेद क्या है, कविता के रूप में पद्यात्मक है। ठीक है, जैसे आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इस टाइप से हैं, लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, आपका ऋग्वेद से लिया गया है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है ये क्या है, इसमें सूर्य से संबंधित जो देवी सावित्री हैं उनको संबोधित करते हुए, इसमें इंगित करते हुए कहा गया है। तो ऋग्वेद में आपके कितने हो गए, 10 मंडल हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, और 1028 सूक्ति हैं, और इसकी भाषा पद्यात्मक है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और सूर्य से संबंधित देवी सावित्री का संबोधन है। तो ये आपके ऋग्वेद के अंदर का हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, यजुर्वेद देखिए, यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई है। यानी कि पहला पद्य आपका ऋग्वेद हो गया, और यजुर्वेद आपका क्या हो जाएगा, गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यह मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, यानी कि जो भी कर्मकांड होते हैं इसमें सब यजुर्वेद में लिखे गए हैं। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। तो यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड लिखे गए हैं, और गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, और यज्ञों के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, कैसे यज्ञ कराना, कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, ये सब आपके यजुर्वेद में रहते हैं। तो सामवेद में देखिए, सामवेद इसमें संकलित मंत्रों को यत्र के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है, तो सामवेद का। तो सामन का वास्तविक अर्थ गान है। देखिए, सामन का वास्तविक अर्थ गान है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन या साम कहा जाता है। तो ऋग्वेद के कोई भी मंत्र अगर एक स्पेसिफिक गाने के सुर, ताल, लय के हिसाब से गाया जाता है तो उसके हम साम कहते हैं। तो साम गान की एक सहस्त्र पद्धतियाँ थीं। 13 शाखाकारों के नाम उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इन 13 में से भी केवल 3 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं। पहला राडायनीय, कौथुमीय, जैमिनीय या तवलकार। ठीक है, सामवेद की पूरी मंत्र की संख्या कितनी है, तो सामवेद में जितने टोटल मंत्र कितने हैं, 1875 मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1771 है। यानी कि सामवेद में ऋग्वेद से 1771 संख्या है मिलता जुलता। इस प्रकार केवल 104 मंत्र सामवेद में नवीन है। यानी कि 1771 जो आपके ये सब क्या हैं, ये सामवेद में किसे लिए गए हैं, ये आपके सामवेद में है 1771, और ऋग्वेद में से क्या हुआ है, लिया गया है। यानी कि 1771 आपका ऋग्वेद का हो गया। अब पूरा 1875 है, तो 1875 में से 1771 घटाएंगे तो आपका 104 मंत्र ही क्या है, इसके ओरिजिनल रूप में है। यानी कि सामवेद के 104 नए मंत्र हैं।
बाकी 1771 आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में पढ़िए। तो अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है। इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। तो अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पड़ा। ठीक है, सोम इसके प्रमुख देवता हैं। तो अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता किसके बारे में वर्णन है? तो सोम देवता तथा आचार्य सुमंतु हैं। तो अथर्ववेद के प्रमुख देवता आपके सोम हो गए और उनके आचार्य सुमंतु हो गए। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग यानी कि मेडिसिन वगैरह, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टटका आदि का विस्तृत वर्णन है। यानी कि जो भी टोना टटका का और जनतंत्र और रोग निवारण औषधि से रिलेटेड है, ये आपका अथर्ववेद की ही देन है। तो इस प्रकार आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद हो गए। ठीक है, तो आप लोग ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति, ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आपका गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद आपका भारतीय संगीत का मूल है। ठीक है, सामवेद में आपका 1875 टोटल मंत्र हैं, जिसमें से 1771 आपके बस ऋग्वेद से कॉपी किए गए हैं और 104 मंत्र नए हैं। और अथर्ववेद में जादू, टोना टटका, औषधि, रोग निवारण, ठीक है, और इनके प्रमुख देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। तो इस प्रकार आपका चारों वेदों का वर्णन हो गया। उपनिषद का अर्थ समझाइए तथा उनकी संख्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उपनिषद का अर्थ है, मीनिंग ऑफ उपनिषद। तो उपनिषद शब्द में उप एवं नीस उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्ग आपका क्या होता है? पहले जुड़ता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि उ पहले आता है आपका वर्णमाला में, प्र लास्ट में आता है। ठीक है, तो उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में। तो उपनिषद में देखिए, उप क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग उप है एवं नी भी क्या है? उप एवं उप भी उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है और सद मूल धातु से है। यानी कि उप उपसर्ग और नी उपसर्ग और सद, ये जो सद है ये देखिए यहाँ पे छोटा सा है। तो सद क्या है? ये मूल धातु है। ठीक है, तो सद धातु के 3 अर्थ हैं। तो इस सद धातु के 3 अर्थ देखिए क्या हो जाएंगे। पहला अर्थ है नाश, दूसरा अर्थ है गति और गति या प्राप्ति, तीसरा अर्थ है अवसाद अथवा अंत। यानी कि नाश, गति या प्राप्ति, अवसाद अथवा अंत। तो इस दृष्टि से उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से लिया जाता है जिससे अविद्या अथवा अज्ञान का नाश होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि अविद्या अथवा यानी कि अगर व्यक्ति अज्ञान है, उसे कुछ समझ नहीं है, तो उसमें ये उपनिषद क्या करता है? उसका नाश करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। ये आपका उपनिषद का अर्थ हो गया। यानी कि उपनिषद 3 शब्दों से बना है। पहला उपसर्ग और नी उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद सद क्या अर्थ क्या होता है? सद क्या है? मूल धातु है। तो इस मूल धातु के ही अर्थ को समझेंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ का बेसिक समझ जाएंगे, तो उसके बारे में जान जाएंगे। तो सद के बारे में आप समझिए। तो सद का मतलब होता है नाश और दूसरा क्या होता है? गति, गति या प्राप्ति। यानी कि नाश किसका? अज्ञानता का नाश और प्राप्ति किसकी? तो आपकी आत्मज्ञान की, यानी कि सेल्फ नॉलेज की प्राप्ति। और तीसरा अर्थ आपका अवसाद या डिप्रेशन का अंत। ठीक है, यानी कि दुखों का अंत हो जाएगा। तो उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना। तो मैक्स मूलर ने, ठीक है, मैक्स मूलर ने सद धातु में नी उपसर्ग लगाकर जैसे निषिद्धति, निषद का अभिप्राय बैठना लगाया है और उप का अर्थ निकट होता है। तो जो मैक्स मूलर थे वो सद धातु में क्या कर रहे हैं? जो नी उपसर्ग को क्या कहेंगे? निषिद्धत, यानी कि निषद का अभिप्राय बैठना लगाया है। जो मैक्स मूलर थे वो इसका अभिप्राय बैठना लगाए थे नी उपसर्ग का, और उप का अर्थ क्या होता है? निकट। ये मैक्स मूलर के अनुसार क्या है? उप का अर्थ निकट होता है। अतः उपनिषद का अर्थ है मैक्स मूलर के शब्दों में हो जाएगा निकट बैठना। यानी कि 2 टाइप के हो गए आपके। देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ 2 तरीके से निकल गए। एक मैक्स मूलर ने बताया तो निकट बैठना, ठीक,
मैक्समूलर ने उपनिषद की भूमिका में लिखा है, संस्कृत भाषा के इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक ऐसी गोष्ठी से था जिसमें शिष्य गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। तो इस प्रकार आपका मैक्समूलर द्वारा हो गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इस शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। तो राधाकृष्णन के अनुसार क्या हुआ, उपनिषद का अर्थ जो भ्रम को नष्ट कर दे और यथार्थ ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। और उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया जाता है, यानी कि उपनिषद बहुत इसका रहस्य है इस शब्द के पीछे। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपाय, यानी कि अगर आपके अंदर विद्या नहीं है या बुद्धि नहीं है तो उसको नष्ट करने के उपाय तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप के विषय में भी उल्लेख किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उपनिषदों की संख्या देखिए, तो उपनिषदों की संख्या प्रायः 100 से ऊपर ही है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, यानी कि 100 से ऊपर है उपनिषद हैं, परंतु उनमें 14 उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। यानी कि 100 में से आपके जो 14 हैं ये क्या हैं, पहले के लोग लिख चुके हैं और इसको प्राचीन हो गया है और इसको प्रमाण है, यानी कि ऑथेंटिक है 14 ठो। ये उपनिषद अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं, यानी कि कहने को तो उपनिषद 100 से ऊपर हैं, लेकिन 14 ही प्राचीन हैं, पूर्वजों द्वारा लिखा गया है और प्रामाणिक हैं। ये 14 उपनिषद किसी एक काल को रचना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित है, यानी कि 14 उपनिषद एक व्यक्ति द्वारा या एक समय में नहीं लिखी गई हैं। इस प्रकार उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें किसी एक निश्चित और किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता है, यानी कि उपनिषद कोई किसी एक निश्चित समय पे नहीं लिखा गया है। और इसमें जो भी 14 उपनिषद प्रामाणिक हैं, इसमें किसी एक धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है, एक संप्रदाय के बारे में नहीं लिखा गया या फिलॉसफी के बारे में नहीं बताया गया है। तो किसी एक धर्म से उपनिषद को जोड़ के देखना मूर्खता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो ज्वार भाटा पढ़िए, ठीक है, टाइड। तो ज्वार भाटा वह स्थिति है जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, आपको पता है सूर्य के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और चंद्रमा के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल पर क्या करता है, जो जल है ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। तो पानी के ऊपर तथा नीचे गिरने की क्रिया को ही ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा का डिफिनीशन हो गया। देखिए ये लास्ट प्रश्न 30वां हम लोग देखते हैं, बाकी का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके कार्यकाल एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन देखिए, तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, तो ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों एवं सरपंच से होता है, ठीक है। आपके गाँव का पंच और सरपंच होते हैं, आपको पता है। इनका निर्वाचन कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 10 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा में अधिकतम 20 वार्डों में बांटकर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत गठन क्या होता है, जो जिले का जिलाधिकारी होता है, निर्वाचन कलेक्टर, वो क्या करता है, 1000 की जनसंख्या जहाँ पे गांव में होती है वहाँ कम से कम 10 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा में क्या करता है, यानी कि 1000 की जनसंख्या अगर उस के निर्वाचन कलेक्टर के क्षेत्र में आता है तो वो 10 एवं उससे अधिक भी ग्राम सभा को क्या कर सकता है, अधिकतम 20 वार्डों में बांट के वहाँ पे चुनाव करवा देता है। तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष हेतु होता है, यानी कि जब पहला अधिवेशन होता है ग्राम पंचायत का उसके बाद 5 वर्ष होता है वहाँ से
इसके अनुसार ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी पहले अधिवेशन की तारीख से अपने पदों पर 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। यदि कोई पदाधिकारी लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु चुन लिया जाता है तो तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत का पदाधिकारी नहीं रहता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो सांसदीय विधायकी का चुनाव लड़ के जीत जाता है, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत से हट जाता है। तो ग्राम पंचायत का पुनः निर्वाचन सामान्यतः कालावधि में ही कराया जाता है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता तो पंचायत विघटित मान ली जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, चुनाव नहीं हो पाता है, तो पंचायत विघटित मान ली जाती है और उसका पुनर्गठन 6 माह के अंदर कराया जाना जरूरी होता है। कर्तव्य पालन में गड़बड़ी के आधार पर पंचायत को सुनवाई का अवसर न प्रदान करके पंचायत को उसके कार्यकाल के पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, इस स्थिति में भी पुनः ग्राम पंचायत का गठन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने ग्राम पंचायत के कार्यकाल पढ़ लिया। तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं जिन्हें वह राज्य सरकार के अधीन रहते हुए करती है। यानी कि ग्राम पंचायत किसके अधीन रहती है? वो क्या बोलते हैं, राज्य सरकार से। अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सार्वजनिक मेलों से पृथक बाजारों तथा मेलों की स्थापना व प्रबंध है। पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा उसे जनपद पंचायत की योजना में शामिल करने को भेजना। स्थानीय योजनाओं के संसाधनों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। ये आपके ग्राम पंचायत के कार्य हो गए। यानी कि मेला हो गया, बाजार हो गया और इसकी प्रबंधन करना। और पंचायत में आपके आर्थिक विकास, सामाजिक और न्याय के लिए भी यही कार्य करता है स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय योजनाओं के संसाधनों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना तथा मूल्यांकन करना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों के निर्माण के आवेदन पर विचार करना। यानी कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी कॉलोनी आते हैं उसके निर्माण के लिए ये आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 30 तक पढ़ लिया। चलिए आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।